जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के क्लास में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। हम लोग का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब हम लोग इतिहास के फाइनली पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। आज से हम लोग कवर करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग शुरू करेंगे पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण मतलब दुनिया में एक नवाचार प्रारंभ हो रहा था, उसी को हम लोग पुनर्जागरण के तौर पे देखते हैं। तो वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग अमेरिका का एक तरह से क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इटली, जर्मनी की क्रांति, ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का प्रारंभ जो हुआ था वो इटली से हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर से, इटली के फ्लोरेंस नगर से एक तरह से पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। ओके, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो इटली का ही रहने वाला था दांते, इसी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते जो था, उसकी एक पुस्तक हुआ करती थी जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। इसमें उसने किस बात का जिक्र किया था? तो इसमें स्वर्ग व नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। जैसे आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि ये कर्म करने से लोग स्वर्ग में जाएगा, मतलब ये कर्म करेगा तो नरक में जाएगा। हालांकि उसी से संबंधित उसकी ये पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, उसमें वर्णन किया गया है। मतलब स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक झलक दिखाई गई है उसमें। तो इसका पुस्तक याद रखना है, डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक है? तो ये दांते की पुस्तक है। दांते कहाँ का रहने वाला था? तो इटली का रहने वाला था। अब बात करते हैं पुनर्जागरण का प्रशय देने वाला जो दूसरा व्यक्ति था। पहला व्यक्ति तो दांते था, तो दूसरा व्यक्ति कौन था? वो था पेट्रोक को भी पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, लेकिन सेकेंड नंबर का माना जाता है। ओके, फिर बात करते हैं मानवतावाद का संस्थापक। ठीक है, ये कौन था? तो ये भी पेट्रोक को ही माना जाता है, मानवतावाद का संस्थापक। आगे की बात करें तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन, एक तरह से राजनीति की शुरुआत हो रही थी। पूरी दुनिया एक तरह से ग्लोबलाइजेशन के तौर पे एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास कर रही थी। तो हालांकि वो राजनीति के माध्यम से ही संभव था। तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना गया है? तो वो माइकियावेली को एक तरह से आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन कहा गया है। इसकी एक पुस्तक है माइकियावेली की, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है द प्रिंस माइकियावेली की ही पुस्तक है। अब बात करते हैं पुनर्जागरण के 3 कलाकारों के बारे में, जिन्होंने अपने कला के माध्यम से दुनिया में कुछ नवाचार लाया था। ओके, जिसमें से एक आ जाते हैं लियोनार्डो दा विंची। इनकी भी आपने पेंटिंग के बारे में सुना होगा। इनकी पेंटिंग है द लास्ट सफर और मोनालिसा। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इस पेंटिंग के बारे में अक्सर पूछता है। उसके बाद बात करते हैं माइकल एंजेलो और राफेल। ये 3 कलाकार जिन्होंने दुनिया के सामने चित्र के माध्यम से नवाचार लाने का प्रयास किया था। ओके, लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग की बात करें तो उनके पेंटिंग का नाम है द लास्ट सफर। ये अक्सर पूछता है द लास्ट सफर किसकी कृति है? तो ये लियोनार्डो दा विंची की कृति है, उन्हीं का है। एक और पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा। ओके, अब बात करें माइकल एंजेलो की कृति। माइकल एंजेलो इनकी कौन सी कृतियां हैं? तो एक हो जाता है द लास्ट जजमेंट और एक हो जाता है द फॉल ऑफ मैन और एक है द लास्ट जजमेंट। ये भी अक्सर पूछे जाते हैं, खास करके ये द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? तो ये माइकल एंजेलो की कृति में शामिल होता है। सबसे ज्यादा अक्सर पूछे जाने वाले यही 2 क्वेश्चन है, द लास्ट सफर और मोनालिसा। ये किसकी पेंटिंग है या किसकी कृति है? ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते ही हैं, जो एक पुनर्जागरण का टॉपिक के अंतर्गत आता है। ओके, अब बात करें राफेल की कृति। हम 3 पुनर्जागरण के 3 कलाकार की बात कर रहे हैं। उसमें से एक हो जाता है लियोनार्डो दा विंची, एक हो जाता है माइकल एंजेलो और एक होता है राफेल का एक बहुत ही शानदार पेंटिंग है जो दुनिया में बहुत ही फेमस है, वो है जीसस क्राइस्ट।
जीसस क्राइस्ट की माता का चित्र, उनकी माता का नाम मेडोना था, तो मेडोना का चित्र इसी ने बनाया था, राफेल ने। ओके, तो उसकी ये पेंटिंग बहुत ही फेमस है, अक्सर पूछा जाता है कि मेडोना का चित्र किसने बनाया था, तो राफेल ही बनाया था। ओके, अब बात करें पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, तो चित्रकला का जन्म जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। हालांकि ये भी चित्रकला के ही, हालांकि पेंटिंग के ही कलाकार हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन जनक की बात करें तो जियाटो को माना जाता है। ओके, अब बात करते हैं जर्मनी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था मार्टिन लूथर ने। जर्मनी भाषा में बाइबिल, जर्मनी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था, तो मार्टिन लूथर ने किया था, मार्टिन लूथर ने। ये अक्सर पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे वही टॉपिक का वही क्वेश्चन कवर करेंगे जो बार बार अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं आपके लुसेंट के बुक में, लेकिन उस सारा कवर करना एक तरह से पॉसिबल नहीं है, खास करके यूट्यूब पे, ठीक है। तो हम लोग वही चीजें कवर करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करें शेक्सपियर की अमर कृति, शेक्सपियर की एक अमर कृति है, ठीक है, जो अक्सर आपके बुक में भी, इंग्लिश वाले बुक में भी पहले सिलेबस का एक पार्ट हुआ करता था, शायद अब है कि नहीं 12th में, तो ये हुआ करता था शेक्सपियर की कृति जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट इसी की कृति है, शेक्सपियर की। ओके, अब बात करें आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक, वो था रोजर बेकन। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो रोजर बेकन को माना जाता है। अब उस समय भी कुछ एक तरह से खगोलवेत्ता भी थे जो पुनर्जागरण के तहत उनको भी काउंट किया जाता था, जिसमें कॉपरनिकस, केपलर का नाम भी आता है, तो उसको भी एक तरह से पुनर्जागरण के अंतर्गत उनका भी नाम आता है। तो उस समय पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, ठीक है, इसका खंडन कॉपरनिकस ने किया था, ठीक है, कॉपरनिकस ने इसका खंडन किया था। पहले किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, लेकिन इसका खंडन कर दिया किसने, कॉपरनिकस ने। उसने कहा कि नहीं, पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र नहीं है, ठीक है, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। हालांकि ये भी बात सही थी कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र नहीं है, सूर्य ही सौर मंडल का केंद्र है, इसलिए सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं वो परिक्रमा करते हैं। फिर बात करें धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर को ही माना जाता है। मार्टिन लूथर को जर्मनी भाषा में बाइबिल अनुवाद करने का श्रेय जाता है और साथ में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता है, मार्टिन लूथर को। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। ओके, इंग्लैंड से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अब बात करें जॉन विक्लिक, जॉन विक्लिक, जॉन विक्लिक को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, ये अक्सर पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो प्रातःकालीन का तारा किसे माना गया है, तो जॉन विक्लिक को, जॉन विक्लिक को प्रातःकालीन का तारा, ठीक है, प्रातःकालीन का तारा यानी भोर का तारा माना गया है। अब बात करें अमेरिका की खोज, उसी समय पूरी दुनिया में घूम घूम के समुद्र यात्री ये दुनिया की खोज कर रहे थे, तो उसी समय अमेरिका की भी खोज हुई थी। तो अमेरिका का खोज किसने किया था, ये शायद आप लोग से अछूता नहीं होगा, यानी आप लोग को ये पता होगा कि अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और अमेरिका का जो नामकरण हुआ था वो किसके नाम पे हुआ था, यानी अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पे पड़ा था, तो इटली का एक यात्री हुआ करता था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी, उसी के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था, ठीक है, ये अमेरिगो वेस्पुसी इटली का रहने वाला था। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था, यानी प्रशांत महासागर का नाम, प्रशांत महासागर किसने रखा था, तो मैगलन था, मैगलन स्पेन का रहने वाला था। ये मैगलन ऐसा व्यक्ति था जो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का पता लगाने वाला ये प्रथम व्यक्ति था,
यानी ये समुद्री मार्ग से, समुद्री जहाज से पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुका था। ठीक, वो था मैगलन, और इसने प्रशांत महासागर का नामकरण भी किया हुआ था। अब आते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पे। ओके, हर देश का अपना स्वतंत्रता संग्राम का कुछ इतिहास होता है, वैसे ही अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का भी इतिहास है। अमेरिका भी किसी समय इंग्लैंड यानी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, जैसे भारत था वैसे अमेरिका भी था। ऐसे करके दुनिया में बहुत सारे देश थे जो खास करके ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। तो बात करेंगे अब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की। ओके, तो अमेरिका जो था, जेम्स प्रथम के शासनकाल में ब्रिटेन का औपनिवेशक हुआ करता था, यानी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। अमेरिका जब ब्रिटेन का गुलाम था तो उस समय ब्रिटेन का जो एक तरह से कहें महाराजा कौन था, वो था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के समय इंग्लैंड का शासक कौन था, तो वो जॉर्ज तृतीय था। ठीक है, यहां क्या पूछ रहा है, तो यहां बता रहा, मतलब एक तरह से पूछ रहा है कि जब अमेरिका औपनिवेशिक काल में था, यानी ब्रिटेन का गुलाम था, तो उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था, तो जेम्स प्रथम था। लेकिन जब अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ, यानी कुछ सालों के बाद अमेरिका को स्वतंत्रता मिल गई, उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था, तो उस समय जॉर्ज तृतीय था। ओके, जॉर्ज तृतीय था। अब बात करते हैं अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको किस नाम से जाना जाता था, तो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, अक्सर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं, तो रेड इंडियन। इंडिया के नाम से ये नहीं समझिएगा कि ये इंडियन है, ठीक है, रेड इंडियन। हालांकि अमेरिका के जो मूल निवासी, वास्तविक निवासी थे, उनको कहा जाता था। अब बात करेंगे अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली, जैसे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, वैसे ही अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी। हालांकि वो भारत तो 15 अगस्त 1947 तक पूर्णतः आजाद हो गया था, लेकिन अमेरिका मानता है कि 4 जुलाई 1776 को उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन उसके बाद भी वहां पे अंग्रेज थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे। ठीक है, वो आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार पूर्णतः एक तरह से अंग्रेजों का सफाया हुआ अमेरिका से। ओके, तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को प्राप्त हुई थी। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स जो अमेरिका के एक निवासी हुआ करते थे, उन्होंने ही ये कहा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये इनका बहुत ही फेमस लाइन हुआ करता था, सैमुअल एडम्स का। अब बात करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक किसे माना जाता है, तो जो अमेरिका के एक तरह से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक माना जाता था, जॉर्ज वाशिंगटन को। इन्हीं के नाम पे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पड़ी थी। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है वो इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे। अब बात करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका तत्कालिक कारण, जब मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि हमारे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जब नए कारतूस लाए गए भारत में, तो उस कारतूस को प्रयोग करने के लिए एक तरह से जिस तक कारतूस को दांत से खोलना पड़ता था, और दांत से खोलते वक्त ऐसा माना जाता था कि उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी युक्त है, तो वहीं से भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ। वैसे ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण जो था वो बोस्टन की चाय पार्टी थी। बोस्टन की चाय पार्टी जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी, बोस्टन की चाय पार्टी। ओके, इसके नायक कौन थे, इस स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे, तो वो थे सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स, ओके,
सैमुअल एडम्स। अब बात करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहां से हुआ था। तो देखिए, ये तो बोस्टन की चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 को ये वाली घटना घटी। उसके बाद क्या होता है, तो 5 सितंबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में, फिलाडेल्फिया अमेरिका का ही एक राज्य है, ठीक है, फिलाडेल्फिया, वहां पे 13 उपनिवेशकों द्वारा, उपनिवेशक कौन थे, तो गुलाम ही थे, उपनिवेशक, ठीक है, उनके द्वारा महादेशीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। महादेशीय सम्मेलन का फिलाडेल्फिया में 1774 में 13 उपनिवेशकों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो वहां पे ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया जाता है, ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया जाता है और साथ ही साथ उनके साथ व्यापार करने से बहिष्कार कर दिया जाता है। हमारे देश में भी इस प्रकार के बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, वहीं से प्रेरित हैं, किसी न किसी देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से ही प्रेरित थे, जो हमारे यहाँ भी आंदोलन हुए थे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, 1774 ईस्वी में तो महादेशीय सम्मेलन होता है, कहाँ पे, तो फिलाडेल्फिया में। और वहां पे क्या होता है, तो ब्रिटिश कानूनों का विरोध होता है और साथ ही साथ में व्यापार करने का भी विरोध होता है कि अंग्रेजों के साथ हम अब व्यापार नहीं करेंगे। फिर एक साल बाद 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशकों के बीच लेक्सिंगटन में, ठीक है, लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। प्रथम संघर्ष एक साल बाद 74 यानी 75 में एक साल बाद ब्रिटिश सेना और उपनिवेशिक सेना के बीच प्रथम संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। कहां पे, तो लेक्सिंगटन में। ओके, लेक्सिंगटन में। अब बात करते हैं 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में, वही जगह है, वही फिलाडेल्फिया है जहां पे 1774 में महादेशीय सम्मेलन हुआ था। ये प्रथम महादेशीय सम्मेलन था। फिर उसी जगह पे 2 साल बाद दूसरा महादेशीय सम्मेलन होता है और इस महादेशीय सम्मेलन में एक उपनिवेशक हुआ करते थे जिसका नाम था थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने उनके द्वारा एक तैयार किया हुआ स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया गया, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया गया। और उसी दिन 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मान लिया गया और तभी से अभी तक अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मनाया, मतलब 4 जुलाई को ही मनाया जाता है और वही डेट निर्धारित हो गया कि इसी दिन अमेरिका एक तरह से आजाद हो गया। लेकिन उसी समय अंग्रेज छोड़ के नहीं गए थे, उसके बाद बहुत सारा संघर्ष हुआ, अंग्रेज और अमेरिकी उपनिवेशकों के बीच बहुत सारे संघर्ष हुए। अंततः लगभग 1781-82 में पूर्णतः अंग्रेज वहां से पलायन हुए, अमेरिका को छोड़ के ब्रिटेन वापस गए। अब बात करते हैं प्रजातंत्र तथा धर्मनिरपेक्ष की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई। हम जब भारत की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ शब्द दिए गए, वहां पे धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। जो भारतीय संविधान संशोधन 42वां संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समानता और समाजवादी ये सब जोड़े गए थे, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ये जब अमेरिका आजाद हुआ था तो उसी समय वहां पे प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्ष की स्थापना हो गई थी। तो इस तरह अमेरिका प्रजातंत्र का मतलब लोकतंत्र होता है, यानी कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष की स्थापना करने वाला प्रथम देश अमेरिका ही था। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने ही 1789 ईस्वी में लागू किया था। ओके, तो लिखित संविधान लागू करने का श्रेय भी अमेरिका को जाता है। तो अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। हमारे यहाँ संपत्ति का अधिकार पुरुषों को है, इसलिए तो भारत में लिंगानुपात एक तरह से लिंगानुपात गैप अधिक है, मतलब 1000 पुरुषों में भारत का लिंगानुपात वही 943 के आसपास है। अभी तो आंकड़े बदल चुके होंगे, अभी तो
2021 का जनगणना नहीं हुआ है, वरना आंकड़े और नीचे चले जाते। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में महिलाओं की संख्या अधिक मात्रा में देखी जाती है। उसका मुख्य कारण यही है, संपत्ति का अधिकार वहां पे महिलाओं को मिला हुआ है। हमारे यहाँ किसको मिला हुआ है? तो पुरुषों को। संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमारे यहाँ पुरुषों को स्थानांतरित होती है, लेकिन वहां पे महिलाओं को स्थानांतरित होती है। ओके, अब बात करें मनुष्यों की समानता तथा मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला पहला देश अमेरिका ही था। मनुष्यों की समानता और मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भी यहीं से लिए गए हैं, अमेरिका से ही लिए गए हैं। और अमेरिका ये पहला एक तरह से देश था जिसने मौलिक अधिकार की घोषणा की थी और साथ में समानता का भी घोषणा की थी। अमेरिका में दासों के आयात पर अवैध घोषित कर दिया गया। कब? तो 1808 ईस्वी में अमेरिका में दासों का आयात पहले होता था। लोग अपने यहाँ कार्य करने के लिए, अपना गुलाम रखने के लिए दूसरे देश से दासों को मंगाते थे, खरीद के लाते थे। तो उसको 1808 ईस्वी में प्रतिबंध कर दिया गया कि मतलब अमेरिका में दासों का आयात नहीं होगा। अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति कब बनते हैं? तो 1860 ईस्वी में अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कहे जाते हैं। ओके, अब्राहम लिंकन कब राष्ट्रपति बने थे? तो 1860 ईस्वी में। और जैसे ही ये राष्ट्रपति बने वैसे ही एक तरह से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। पहले तो दास प्रथा, दासों को अमेरिका में लाना केवल एक तरह से अवैध माना गया। लेकिन ये जैसे ही 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, तो राष्ट्रपति बनते ही 1861 ईस्वी में वहां पे क्या होता है? तो गृह युद्ध शुरू हो जाता है। अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। उनके राष्ट्रपति बनते ही वहां पे गृह युद्ध शुरू हो जाता है। और 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। मतलब एक तरह से समाप्त ही कर दिया कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति दास नहीं रख सकता, यानी गुलाम नहीं रख सकता। ओके, तो दास प्रथा का अंत अमेरिका में करने का श्रेय किसको जाता है? तो अब्राहम लिंकन को जाता है। फिर क्या होता है? तो वहां पे देखिएगा, यहाँ पे प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र, प्रजातंत्र दोनों एक ही शब्द है। ओके, तो प्रजातंत्र को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन ने ही कहा था। ये अब्राहम लिंकन के ही शब्द थे कि लोकतंत्र यानी कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ओके, ये इन्हीं के शब्द थे, अब्राहम लिंकन के। अब्राहम लिंकन की हत्या हो जाती है कब? तो 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को अब्राहम लिंकन की हत्या हो जाती है। किसके द्वारा? तो जॉन विल्किज बूश के द्वारा। ये उनको गोली मार देता है। ओके, जॉन विल्किज बूश 1865 ईस्वी में अब्राहम लिंकन की हत्या कर देता है। फिर अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो जाता है। ओके, कब? तो 26 मई 1865 ईस्वी को। उनके राष्ट्रपति बनते ही कुछ समय बाद वहां पे गृह युद्ध शुरू हो गया और उनके मरते ही वहां पे गृह युद्ध एक तरह से समाप्त हो गया। अब बात करते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति की। फ्रांस की राज्य क्रांति की बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 14 जुलाई 1789 के। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में? तो उस समय लुई 16वां का शासनकाल था। फ्रांस में लुई 16वां का शासनकाल हुआ करता था 1789 में। तो उसी समय फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। ओके, फ्रांस की क्रांति का एक प्रसिद्ध नारा था, बहुत ही फेमस नारा था। वो क्या था? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये नारा फ्रांस की क्रांति के ही देन थी। फ्रांस की क्रांति का ही देन था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये किस क्रांति के नारा हुआ करते थे? तो ये फ्रांस के क्रांति के ही नारा हुआ करते थे। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है, जैसे बाहुबली में कहती है ना क्या राध माता। ठीक है,
वचन ही मेरा शासन है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। वैसे ही ये लुई 14वां जो हुआ करता था, लुई 16वां से पहले लुई 14वां जो हुआ करता था, उसने क्या कहा था, तो मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। ओके। वर्साय की शीश महल का निर्माण, वर्साय के शीश महल का निर्माण इसी ने किया था। किसने, तो लुई 14वां ने, लुई 14वां ने, ओके, लुई 14वां ने क्या किया था, तो वर्साय के शीश महल का निर्माण करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था, तो वो भी लुई 14वां ने ही बनाया। वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था, तो लुई 14वां ने बनाया था। अब आएगा नंबर लुई 16वां का। तो लुई 16वां का बात करें तो 1774 इसमें ये फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पे बैठता है। फिर क्या होता है, तो लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी जाती है। ओके। फिर फ्रांसीसी क्रांति में जो अहम भूमिका निभाते हैं वो होते हैं वॉल्डेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्डेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया था। जो उसमें से वॉल्डेयर था वो चर्च का विरोधी हुआ करता था, चर्च का विरोधी हुआ करता था। और वॉल्डेयर के कुछ ये शब्द थे क्या, तो 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम होता है। ये किसके शब्द थे, किसकी युक्ति थी, तो ये वॉल्डेयर की युक्ति थे। ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन ही उत्तम है। ये वॉल्टेयर की युक्ति थी, जो फ्रांसीसी क्रांति का नायक एक तरह से कहे जाते थे। ओके। सोशल कॉन्ट्रास्ट, सोशल कॉन्ट्रास्ट ये किसकी पुस्तक है, तो ये रूसो की पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रास्ट रूसो की व लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये वॉल्टेयर की रचना है। ये सोशल कॉन्ट्रास्ट अक्सर पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है, तो ये रूसो की पुस्तक है। और वैसे ही लेटर्स ऑन इंग्लिश ये वॉल्टेयर की पुस्तक हुआ करती थी। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इन तीनों को अलग अलग रखने का सिद्धांत दिया गया था। जैसे क्या था ना कि भारत में तो अमेरिका में लिखित संविधान तो लागू हो गए थे, लेकिन वहाँ अंततः राष्ट्रपति कब जाके बनता है, तो वहाँ पे एक तरह से कहेंगे गणतंत्र कब स्थापित होता है। गणतंत्र तो नहीं कहेंगे, ठीक है, गणतंत्र भी कह सकते हैं एक तरह से, जहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद होता है वही गणतंत्र, उसी को गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है। लेकिन वहां पे राष्ट्रपति लगभग 60-70 सालों बाद अमेरिका में जाके राष्ट्रपति बनता है। अमेरिका को स्वतंत्रता मिला उसके लगभग स्वतंत्रता कब मिलता है, तो 1776 ईस्वी में। और राष्ट्रपति प्रथम कब बनता है, तो 1860 ईस्वी में, यानी लगभग 80 साल का गैप हो गया था। वहां पे संविधान निर्माण हो रहा था और साथ ही में गृह युद्ध भी चल रहा था। बहुत सारे राज्य, अमेरिका में तो लगभग 50 राज्य हैं, वहां पे भी एक तरह से एकजुटता कायम नहीं हो पा रही थी, तो वहां पे समय लग रहा था। उससे पहले क्या हो गया था, तो यहाँ पे भी क्रांति शुरू हो गई थी। और उस क्रांति में कुछ महान लेखकों ने अपने किताब में संविधान से संबंधित कुछ लेख लिखे थे। उन्हीं में से ये एक लेख था कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू की, जिसमें उन्होंने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इन तीनों की एक स्वतंत्र रचना करने की बात की गई थी, यानी तीनों को अलग अलग रखने की बात की गई थी। जो आज भी भारत में ये तीनों अंग अलग अलग तौर पे कार्य करते हैं। ओके। अब बात करते हैं नेपोलियन का जन्म। नेपोलियन का जो फ्रांस की क्रांति का एक तरह से फ्रांस का ही हुआ करता था, फ्रांस की क्रांति में इसकी अहम भूमिका हुआ करती थी। ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी हुआ करती थी, जिसका नाम था अजासियो, वहां पे हुआ था। नेपोलियन के पिता जो थे उनका नाम था कार्लो बोनापोर्ट। 1804 ईस्वी में जो नेपोलियन था वो फ्रांस का सम्राट बना था। ओके। आधुनिक फ्रांस का निर्माता इसी को कहा जाता है, नेपोलियन को ही।
और नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। बनियों का देश इंग्लैंड को सर्वप्रथम नेपोलियन ने ही कहा था। अब बात करते हैं ट्राफल्गर का युद्ध। ट्राफल्गर का युद्ध होता है 1805 ईस्वी में, 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच ट्राफल्गर का युद्ध होता है। कब? तो 1805 ईस्वी में, यानी कि जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना उसके एक साल बाद ट्राफल्गर का युद्ध होता है इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। ये अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर क्या होता है? तो मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया था। मित्र राष्ट्र, ये वही मित्र राष्ट्र हैं जो आगे चल के हालांकि प्रथम विश्व युद्ध शुरू किए हुए थे, ठीक है। तो ये तत्कालिक कारण क्या था? वाटरलू के युद्ध का तत्कालिक कारण यही था कि जो नेपोलियन था वो रूस पे आक्रमण कर दिया था। रूस पे आक्रमण करने के साथ ही ये युद्ध शुरू हो गया था, वाटरलू का युद्ध। और इस युद्ध में बहुत सारे राष्ट्र एक तरफ थे और नेपोलियन अलग था। फिर दोनों के बीच युद्ध होता है और वहां पे नेपोलियन की हार हो जाती है, ठीक है। नेपोलियन पराजित हो जाता है और फाइनली नेपोलियन को पकड़ के उसको सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया जाता है। सेंट हेलेना द्वीप पे उसकी 1821 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ओके। नेपोलियन को लिटल कारपोलर के नाम से भी जाना जाता था। नेपोलियन को लिटल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता था। ओके। अब बात करते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, हम लोगों ने अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम देखा, फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में देखा और साथ ही में पुनर्जागरण देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं इटली का एकीकरण। ये भी टॉपिक बुक में कुछ ज्यादा है लेकिन हम इसे शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। तो इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ मेजनी को माना जाता है। जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। मेजनी का जन्म जिनेवा में हुआ था। जिनेवा वही स्विट्जरलैंड का एक तरह से एक शहर है जहां पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय हुआ करता है आज के डेट में, वहीं पे जन्म हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक जो था वो था ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक जो था वो था ऑस्ट्रिया। इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बनाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाने का श्रेय जाता है काउंट काबूर को। काउंट काबूर, इसने इटली की समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दी। ओके। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो कुछ विशेष लोगों को जाता है, जिसमें मैजिनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का नाम पहले आता है। ओके। इटली के एकीकरण का श्रेय इन्हीं तीनों लोगों पे जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे थे लेकिन मुख्य नाम इन्हीं का आता है। अब बात करते हैं यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेजनी के द्वारा की गई थी। कब? 1831 ईस्वी में। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी के द्वारा की गई थी और लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन गैरीबाल्डी ने की थी। ठीक है, लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था? तो ये गैरीबाल्डी ने ही किया था। इटली में लाल सेना का संगठन गैरीबाल्डी ने किया था। और इटली राष्ट्र का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को इटली राष्ट्र का जन्म हुआ था। 1871 को रोम को इटली का राजधानी घोषित कर दिया जाता है। इटली उस समय बहुत सारे राज्यों में डिवाइड था, अलग अलग राजा हुआ, खास करके उस समय राजा ही हुआ करते थे। वहां पे राजा को हटा के लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एकीकरण हो रहा था जर्मनी का। ये फ्रांस में भी वही हाल था। लुई 16वां, लुई 14वां, नेपोलियन, ये सब तो सम्राट ही थे। तो सम्राट से यानी राजतंत्र से लोकतंत्र एक तरह से स्थापित हो रहा था। उसी के लिए तो एकीकरण संग्राम ये सब देखने को मिल रहा था। ओके, तो फिर इटली का जन्म 1860 में होता है।
और 1871 ईस्वी में इटली की राजधानी रोम को घोषित कर दी जाती है, रोम को। इटली का एकीकरण कब होता है? तो 1871 ईस्वी में ही इटली का एकीकरण काउंट काबूर के द्वारा की जाती है। ओके, और इटली के एकता का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो वो नेपोलियन को कहा जाता है। हालांकि नेपोलियन इटली का नहीं था, लेकिन उससे प्रेरित थे ये लोग। ये जितने भी आप लोगों को महान व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति दिख रहे हैं, काउंट कापूर, और आपको जहां हम लोगों ने बात की थी मेजिनी, गैरीवाल्डी, ये सब इसी से प्रेरित थे, नेपोलियन से ही प्रेरित थे। ठीक है, तो इटली का एकता का जन्मदाता इसको कहा जाता है, तो ये नेपोलियन को ही कहा जाता है। ओके, नेपोलियन को कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इसमें एक नाम बहुत ही फेमस है बिस्मार्क का। जर्मनी की एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क, बिस्मार्क प्रसा के शासक जो हुआ करते थे विलियम प्रथम, उन्हीं का प्रधानमंत्री हुआ करता था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य उस समय अगर हुआ करता था तो वो था प्रसा। प्रसा, जहां के शासक विलियम प्रथम थे और वहां का प्रधानमंत्री ये बिस्मार्क हुआ करता था। ओके, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में हो। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो फ्रांस से था। उस समय बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा फ्रांस ही नजर आ रहा था। 1815 से 1850 ईस्वी के बीच जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य हुआ करता था। ऑस्ट्रिया का आधिपत्य हुआ करता था। फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का ही एक शहर है, वहां पे संविधान सभा का गठन हुआ था 1848 ईस्वी में। जैसे भारत में संविधान सभा का आजादी मिलने से पहले संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, वैसे ही वहां पे भी जर्मनी का एकीकरण से पहले वहां पे भी संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना और 23 अगस्त 1886 के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। ओके, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। फ्रांस में प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ। जिस बात की डर सता रही थी बिस्मार्क को, वो अंततः हो ही गया। फ्रांस से डर लग रहा था, सबसे ज्यादा फ्रांस से ही डर था। ठीक है, फ्रांस व प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ जो 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि सेडान के युद्ध के बाद ही होता है, जो 10 मई 1871 ईस्वी को होती है फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच उस समय जर्मनी का सबसे शक्तिशाली जो राज्य हुआ करता था वो प्रसा ही हुआ करता था। हालांकि जर्मनी के अन्य राजा महाराजा जो राज्य हुआ करते थे वो उन पे भी इसका दबदबा हुआ करता था, प्रसा का। तो जो सेडान का युद्ध हुआ था 1877 में, युद्ध के बाद फाइनली एक संधि होती है जिसको फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जानते हैं, जो 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच होती है और फिर उनके बीच युद्ध विराम हो जाता है। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। ओके, फाइनली सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का, यहाँ पे सूडान नहीं सेडान होगा, ठीक है, सूडान तो एक देश का नाम है। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण फाइनली हो गया। ओके, तो आज का एक तरह से हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, नया टॉपिक नहीं, हालांकि नए क्रांति को लेकर, यानी अगला हमारा टॉपिक होने वाला है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति, चीन की क्रांति या अन्य देशों की क्रांतियों को हम लोग 1 या 2 वीडियो में फाइनली कवर करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो होगा जिसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करेंगे, यानी लगभग
2 से 3 वीडियो में हमारा ये हिस्ट्री का पूरा खत्म होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।